नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, भारत का कोई लेना देना नहीं, भारत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन भारत को इजराइल ने विश्व की एक बड़ी महाशक्ति बता दिया, और वो भी अमेरिका को आईना दिखाते हुए। जेडी वेंस को जब नेतन्याहू ने जवाब दिया, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ जेडी वेंस ने स्टेटमेंट दे दिया, और वो स्टेटमेंट इतना खतरनाक था कि अमेरिका के अलावा विश्व की कोई बड़ी महाशक्ति इजराइल के साथ नहीं है। इसलिए इजराइल को अपनी औकात में रहना चाहिए, और इजराइल को ये देखना चाहिए कि अमेरिका का वो सम्मान करें। अब अमेरिका का अपमान क्या कर दिया? अपमान ये कर दिया कि इजराइल ने ये तय किया था कि वो ईरान पर हमला करेगा। इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, अमेरिका बीच में कूद पड़ा, क्योंकि उसको ईरान का तेल चाहिए था। इसलिए जब वो बीच में कूद पड़ा तो दोनों एलाई हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन इसी दौरान लेबनान पर इजराइल ने आधे लेबनान पर कब्जा कर लिया। अब आधे लेबनान पर कब्जा कर लिया, और उधर ईरान पर युद्ध तो कर रहा है इजराइल, लेकिन अमेरिका के नाम से चल गया। अमेरिका चूंकि कूद पड़ा तो उन्होंने ये पोत भेज दिए, वो पोत भेज दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हकीकत ये है कि इजराइल पूरी शक्ति से ईरान को निस्तेनाबूद कर रहा था। हम सब जानते ही हैं, ईरान के विदेश मंत्री के ऊपर सीधे बम्बों से हमले हुए। हम सब जानते हैं एक एक नेता पार्टिकुलरली वहां मारा जा रहा है। हम सब ये भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स, छोटे बम, बड़े बम, पेजर बम, मोबाइल बम, सब बम लगाकर इजराइल ने उनको पैदल कर दिया था। इजराइल बिल्कुल साफ सोच रहा है, या तो हम या वो। अगर वो जीवित रहे तो हम मरेंगे, और अगर वो मरे तो हम जीवित रहेंगे। यानी कि अब कोई और उपचार है नहीं, केवल एक ही उपचार है कि आतंकियों को खत्म कर दिया जाए। अमेरिका बीच में कूद पड़ा था। अमेरिका ने यूनिलेटरली ईरान के साथ समझौता कर लिया, जबकि युद्ध तो इजराइल का था, और इजराइल को बीच में डाला नहीं। हालांकि नेतन्याहू लगातार मना कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं हम इस समझौते के पक्ष में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो उसका कारण भी है क्योंकि आज अमेरिका युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत डाउन है, अमेरिका रिसेशन पर खड़ा हुआ है, और ये डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, टैरिफ गेम से लेकर सारे, वो सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को बचाने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज अमेरिका किसी भी समय फूट सकता है, और इंटरनेशनल ग्रेडिंग एजेंसियां भी कह रही हैं कि रिसेशन का सबसे ज्यादा खतरा अगर कहीं है तो वो अमेरिका के ऊपर है। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका बहुत लंबे समय तक नहीं खेल सकता, और डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए इजराइल को क्रेडिट भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट चाहिए चाहे उनका रोल हो या ना हो, और इसमें तो साक्षात उनका रोल था। ऐसी परिस्थिति में इजराइल ने मानने से मना कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को छोड़ने से मना कर दिया, या लेबनान के आधे हिस्से को छोड़ने से मना कर दिया, और लेबनान के साथ अलग से एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि लेबनान खुद भी हिजबुल्लाह से परेशान है। ऐसी परिस्थिति में ईरान ने कहा कि भाई ये तो चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि समझौते के तहत लेबनान को छोड़ना था। इजराइल ने कहा हम लेबनान को छोड़ेंगे, ये मेरी लड़ाई है, उनकी लड़ाई उनकी होगी, ये मेरी लड़ाई। हकीकत तो यही है कि यहूदियों की ये लड़ाई है, और यहूदियों की लड़ाई कोई आज से नहीं है। जब रोमन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, तो रोमन एम्पायर के स्टैब्लिश होते ही यहूदियों पर कहर आया, यहूदी स्कैटर्ड हो गए, भारत के केरल पोर्ट पर आए, कोच्चि में आए, और भारत ने उनको शरण दी। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने यहूदियों को केवल शरण नहीं दी। उस समय भास्कर रवि वर्मा राजा हुआ करते थे, उन्होंने जगह दी, उन्होंने व्यापार करने की अनुमति दी, अपने सांप्रदायिक पूजा पाठ की अनुमति दी, और यह भी आदेश किया कि जहां पर ये लोग रहते हैं वहां कोई और हिंदू नहीं जाएगा, इनको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इजराइल के लोग 2000 वर्षों से लगभग भारत में रहते हैं, लेकिन जब भी कोई बात आती तो हिटलर आया, तो हिटलर ने 50 लाख यहूदी मरवा दिए, जिंदा गड़वा दिए, और जिंदा गड़वा नहीं दिए, मतलब उसने गोली भी कहा गोली भी वेस्ट नहीं करनी, इनको उनसे ही कहा गड्ढा खोदो, और उनको गाड़ दिया और मार दिया, चाकुओं से गुदवाया का गोली खराब नहीं करनी, क्यों वेस्ट करना। ऐसी परिस्थिति में भी भारत में यहूदी संरक्षित रहा। यहूदियों के पत्रकारों ने 19वीं सदी में यह लिखना शुरू कर दिया कि भाई ये हमारी यहूद लैंड चाहिए,
सारे संसार में यहूदियों का जज्बा देखिए, 2000 साल बाद वो वहां जमीनें खरीदने लगे। जमीनें ज्यादातर उस जमीन पर फिलिस्तीन की, जो फिलिस्तीन कहा जाता था या अरब लैंड लोगों ने बाद में कहा, वो फिलिस्तीन या इजराइल, वहां जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन जीत गया तो ब्रिटेन मतलब यूएनओ ने कहा कि सब देशों को स्वतंत्र करना है, सारे दुनिया को स्वतंत्र करना है, भारत को भी स्वतंत्र करना है, और ये कंडीशन है। ऐसी परिस्थिति में उनको एक जमीन, डेडिकेटेड जमीन दे दी गई। इजराइल के यहूदियों ने उसको इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया। जिस दिन इंडिपेंडेंट देश घोषित किया उसी दिन और उसके 11 मिनट के अंदर, अमेरिका का एहसान उनके लिए इसलिए है क्योंकि 11 मिनट के अंदर अमेरिका ने उनको रिकॉग्निशन दे दी थी और ये कहा था कि यहूदियों की अलग लैंड को हम मान्यता देते हैं। फिर धीरे धीरे यूरोप ने मान्यता देनी शुरू कर दी, फिर भारत ने विरोध कर दिया था। यूएनओ ने, भारत ने इजराइल के निर्माण का उस समय नेहरू जी की सरकार ने विरोध कर दिया था 48 में। फिर 1950 में कॉन्सुलेट खोला गया, लेकिन कोई विशेष मतलब भारत ने नहीं रखा। पर आप सोचिए कि 48 से लेकर सन 2014 तक, खासतौर से नरसिंह राव बीच में आए थे जिन्होंने संबंध बनाने की कोशिश की थी, 2014 तक दोनों के बीच में कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं था। पर यहूदियों ने अपना वो एहसान, जिस एहसान के तहत वो भारत में रहे और 2000 वर्षों तक जीवित रहे, उन्होंने हर एक युद्ध में, यहां तक कि 62 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में और कारगिल में तो वाजपेयी जी को गाइडेड मिसाइल और वो सब कुछ दे दिया जो भारत को चाहिए था, लेजर गाइडेड मिसाइल सहित सब कुछ चाहिए था। और फिर उन्होंने अपने सैटेलाइट, जो उनके खोजी सैटेलाइट थे, उनकी तस्वीरें, एक्चुअल पोजीशन, सब कुछ इनडायरेक्टली मदद किया। वाजपेयी सरकार ने उस समय कारगिल जीत लिया। उसके पीछे अगर कहा जाता है कि बड़ी भूमिका में इजराइल था। इजराइल लगातार ये कहता रहा, हमेशा 2000 वर्षों से ये कहता रहा कि भारत एक देवभूमि है हमारे लिए, भारत मेरा घर है। जैसे इजराइल है वैसा ही भारत है और भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यहां तक कि हिब्रू ग्रंथों में भी भारत का बार बार जिक्र किया गया है, भारत को बड़ा देश माना गया। आप सोचो, हिब्रू ग्रंथ का मतलब यह होता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में, अब कोई कहता है 14वीं सदी में वास्को डिगामा ने भारत ढूंढा। अरे भाई, यहूदियों के ग्रंथों में 2000 साल पहले भारत की चर्चा है। उनको भारत की जानकारी थी, भारत से आने वाले सामान की जानकारी थी, भारत से आने वाले सामान को उनके ग्रंथों में लिखा गया। लेकिन जब जेडी वेंस ये कहते हैं, आप सोचो कि अमेरिका उनका सहयोगी रहा, नो डाउट अमेरिका उनका सहयोगी रहा। 48 में सबसे पहले रिकॉग्निशन दी, 48 में दूसरे दिन ही, एक दिन भी वो सेलिब्रेट नहीं कर पाया, दूसरे दिन ही 4 देशों ने इकट्ठा हमला कर दिया कि ये यहूदी नाम की कोई चीज नहीं होती, इनको खत्म करना है। आप सोचिए उस समय इजराइल लड़ा, जबकि वो बिल्कुल नया था, उसके पास कुछ था नहीं, लेकिन वो लड़े, उनका जज्बा, थोड़ी सी संख्या, लेकिन उन्होंने चारों को हरा दिया। यहां तक कि मिस्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अमेरिका तब उनके साथ खड़ा था, केवल मोरल सपोर्ट ही दे रहा हो, लेकिन दे रहा था। 67 की लड़ाई में तो उसने बहुत बड़ा भूभाग जीत लिया था। और फिर लगातार जब युद्ध हुआ, तब 67 की लड़ाई में अमेरिका को यह पता लग चुका था कि रशिया के खिलाफ अगर कोई एक देश खाड़ी में उनका पक्ष ले सकता है, उनकी तरह सोचता है, तो वो इजराइल है। और इजराइल पूरे अरब को धता बता सकता है, इजराइल पूरे रशियन फेडरेशन को भी। इसलिए उन्होंने टाई अप 67 के बाद बढ़ाना शुरू किया। और आज की पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप अब चूंकि ईरान पर कब्जा कर चुके हैं, तो ये बात कहना किसके द्वारा? जेडी वेंस के द्वारा कि आपका कोई मित्र नहीं है, हम अकेले आपके मित्र हैं, आपकी सुरक्षा में, दुनिया भर के भाषण। ये बात कोई नई नहीं है। जब चाइना से हमारा चल रहा था और अमेरिका हमसे ट्रेड डील करने की बात कर रहा था और मोदी जी उनको भाव नहीं दे रहे, तब वो उनका एक उप विदेश मंत्री भारत में आकर, वो हिंदू ही था, उप विदेश मंत्री भारत में आकर कह गया था, जब चाइना तुम पर हमला करेगा तब कोई और तुम्हें बचाने वाला नहीं, हम ही हैं जो तुम्हें बचाएंगे। इस तरह के बयान वो देते रहे। यही बयान जेडी वेंस ने दे दिया। जेडी वेंस के बयान के जवाब में नेतन्याहू ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वो लिखा जिससे हर भारतवासी खुश हो जाएगा, जिससे हर भारतवासी को प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा कि मिस्टर जेडी वेंस, आपने जो लिखा उसके लिए साधुवाद है, या आपने जो लिखा, मतलब हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन आपके अलावा भी संसार में मेरे बहुत शुभचिंतक हैं। उन्होंने कहा इस संसार में एक छोटा सा देश भारत भी है, जिसके पास 140 करोड़ की आबादी है। आपको ये तो पता ही होगा कि उनके पास 140 करोड़ की आबादी,
चूंकि जेडी वेंस ने यह कहा था विश्व की महाशक्तियां इजराइल के साथ नहीं है, तो उन्होंने महाशक्ति के रूप में भारत को इंगित किया और ये कहा कि एक 140 करोड़ का देश भारत भी है। मेरे फेसबुक की एक्टिविटी तो आप जानते ही होंगे, मेरे फेसबुक पर भारत के लोग भरे पड़े हैं और वो मुझे शक्ति देते हैं। भारत के लोग पूरे के पूरे अरब से लड़ने के लिए, इन आतंकियों से लड़ने के लिए भारत के लोग मुझे शक्ति देते हैं। इसके अलावा भारत के लोग मुझे मैसेज करते हैं, भारत के लोग मुझे सांत्वना देते हैं और भारत मेरा अच्छा मित्र है। नरेंद्र मोदी जी को फंसाने के बजाय उन्होंने भारत के लोगों का नाम लिया और कहा कि भारत आज की तारीख में विश्व में इजराइल का स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है। और आपको यह बता दूं कि इजराइल साइबर सिक्योरिटी में विश्व में सबसे अग्रणी है। आपको मैं बता दूं कि हथियारों के मामले में इजराइल विश्व में सबसे अग्रणी है। आपको मैं बता दूं कि इजराइल अपनी सुरक्षा करने में खुद सक्षम है और भारत जैसे देश इजराइल के मित्र हैं। अब ये मैसेज लिखना नेतन्याहू का, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो क्रेडिट लेना चाह रहे थे भारत पाकिस्तान के बीच में जो स्ट्राइक भारत सरकार ने कर सिंदूर किया था, वो सिंदूर में तो वो उनको क्रेडिट मिला नहीं। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि क्रेडिट उनको मिल जाए, क्योंकि वो तो क्रेडिट खाने के ही बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन आप सोचिए कि इजराइल पिछले 2000 वर्षों से भारत उसका सहयोग करता या नहीं करता। नेहरू जी की सरकार उनको मान्यता देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुष्टीकरण में कमी आ जाएगी। तुष्टीकरण, जबकि पाकिस्तान बन चुका था, भारत के लाखों लोग मारे जा चुके थे। भारत पाकिस्तान विभाजन की विभीषिका को सबने देखा था। 1946 के दंगे नेहरू जी ने साक्षात देखे थे। फिर भी नेहरू सरकार ने उस समय यूएनओ के सदस्य होते हुए सपोर्ट करने से मना कर दिया था सेपरेट इजराइल देश के लिए। वो अलग बात है कि 50 में वो दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इजराइल अपनी तरफ से भारत की मदद करता रहा। 2014 के बाद 2017 में भारत का पहला प्रधानमंत्री, इजराइल बनने के बाद पहला प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में गया। उससे पहले नरसिंह राव सरकार ने कुछ काम करना शुरू किया था। पहली बार इजराइल गए और इजराइल के प्रधानमंत्री अगले साल भारत में आए। दोनों की केमिस्ट्री विश्व को समझ में आई और भारत की सिक्योरिटी के मामले में आज भारत विश्व में सबसे बड़ा हथियार क्रेता के रूप में इजराइल को देखता है। हम सबसे ज्यादा हथियार नंबर 1 पर रशिया से, दूसरे नंबर पर अमेरिका से और तीसरे नंबर पर इजराइल से देखते हैं। उससे इजराइल की टेक्नोलॉजी हमको मिलती है, इजराइल का खुला सपोर्ट हमारे साथ है और इजराइल को दम मिलती है। निश्चित तौर से हम उनके हथियार खरीदते हैं तो उनको भी दम मिलती होगी ताकि वो और रिसर्च डेवलपमेंट कर सकें। एआई के मामले में इजराइल ने कहा, अभी स्टेटमेंट दिया जेडी वेंस को, कि देखिए साइबर सिक्योरिटी और एआई के मामले में आप जानते हो कि हम किस स्थिति में हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में आप जानते हो विश्व में हम किस स्थिति में हैं। आपकी जितनी जानकारियां हैं वो भी हमारे पास रहती हैं। ये इनडायरेक्ट धमकी थी कि तुम्हारे सारे साइबर के जो तुम्हारा खेल है वो सब हमको मालूम है अमेरिका किस स्थिति में है। आप हैं बड़े, मतलब इनडायरेक्ट वे में कहा आप हैं बड़े, बात ठीक है, लेकिन भारत बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि विश्व के और भी शक्तियां हमको सपोर्ट कर रही हैं, हमको टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं, हमको हथियार देने को तैयार हैं, हमारा इनडायरेक्ट सपोर्ट करने को तैयार हैं। भले ही वो सोशल मीडिया पर कुछ भी कहते हो, लेकिन वो फोन कर करके हमारा सपोर्ट करते हैं। इसलिए अमेरिका अकेला अपने आप को ना समझे कि अमेरिका अकेला वो देश है जो हमारी मदद करता है या हमारे साथ खड़ा है, और हम भी उतनी ही शिद्दत से आपके साथ खड़े हुए हैं। ये हमारा अपना युद्ध है। फिर बाद में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया। नाटो की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, व्हाइट हाउस में बैठेंगे एंड नेतन्याहू नोज हु इज द बॉस। अब ये मतलब दोनों ने अलग अलग निकाला। हु इज द बॉस, क्या जेडी वेंस के बॉस के रूप में अपने आप को बता रहे थे कि जेडी वेंस से जो उनकी टॉक हुई वो छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं बॉस हूं, वो उनको मालूम है कि बॉस कौन है, इसलिए हमको संपर्क किया, व्हाइट हाउस में बैठने को तैयार। या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका के ऊपर इजराइल नहीं हो सकता, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसका बॉस कौन है, ये बात इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि हु इज द बॉस। हम बैठेंगे, बात करेंगे। दरअसल इजराइल लेबनान को छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल
ईरान को भी छोड़ने को तैयार नहीं था, इजराइल हार्मूज जल डमरू को भी छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इजराइल का मानना यह है कि ये इनको समय मिलेगा, ये समय मिलकर फिर तैयारी करेंगे। पिछले 78 वर्षों से 78 ईयर्स से उनका एक लक्ष्य रहा है कि कैसे इजराइल को खत्म किया जाए, और 2000 वर्षों तक ये यही करते। जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, जब मुसलमान पैदा नहीं हुआ था, तब रोमन अंपायर के लोग भी यही करते थे। रोमन अंपायर के बाद मुसलमानों ने, और मुसलमानों के बाद फिर से हिटलर ने हमको मारना चाहा। हम शक्तिशाली नहीं होंगे, हम अपने मन से अगर यहां शासन नहीं करेंगे और हम इनको पैदल नहीं करेंगे, इनको नस्तनाबूद नहीं करेंगे, तो हमारा सरवाइव करना असंभव है। अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो इनको खत्म करना ही होगा। अमेरिका और ईरान की ट्रीटी वो उनकी आपस की ट्रीटी हो सकती है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी सीधी लड़ाई। अब सवाल ये पैदा होता है, अमेरिका अगर वहां से हट जाता है, ईरान का पक्ष लेने से मना कर देता है, या फिर इस ट्रीटी की वजह से दोनों के बीच में ज्यादा दरार आ जाती है, तो क्या ईरान के पक्ष में अमेरिका लड़ेगा? क्या लेबनान के पक्ष में अमेरिका लड़ेगा? या फिर अमेरिका तटस्थ हो जाएगा, या फिर इजराइल की पुरानी दोस्ती को बरकरार रखेगा? क्योंकि ईरान के ऊपर जो कुछ भी अमेरिका ने किया वो बिना इजराइल के संभव नहीं था। एक्चुअली वो युद्ध तो इजराइल ने ही शुरू किया था और लड़ तो इजराइल ही रहा था, अमेरिका बीच में कूदा था। तो सवाल यह है, क्या इजराइल के बगैर खाड़ी में उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है तेल लेने की? ये बहुत सारे विषय हैं, लेकिन भारत की जिस प्रकार से भूरी भूरी प्रशंसा की, मोदी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत के लोगों का, भारत का सबलता का और भारत का जो धर्मावलंबी स्वभाव है, दूसरे किसी पर हमला ना करना, सबका स्वागत करना, लेकिन वो जो कहेगा मैं ही, उसको निस्तेनाबूद कर देना। वो जो कहेगा कि मेरा धर्म ही सर्वोपरि है, उसको खत्म कर देगा। वो जो कहेगा कि मेरे परमात्मा के अलावा कोई और नहीं है, वो भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा भारत में यहूदी आए, उनका हाल आप जानते ही हैं, भारत में पारसी आए, उनका हाल आप जानते ही हैं। भारत में जो कोई भी आया, उसने अगर भारत को परेशान नहीं किया तो हमने उनका सबका स्वागत किया है, लेकिन भारत के ऊपर जो सोचने की कोशिश करता है उसको वो हमारा टारगेट होता है। इसलिए ये इजराइल का जो नमक हलाली, मैं कहूं दूसरे शब्दों में, या उनकी जो कृतज्ञता है, वो विश्व को याद रखनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी कृतज्ञता भारत के लिए जाहिर की है और अमेरिका को भी छोटा बना दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।